हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम हर चैप्टर को 10 मिनट में कवर करते हैं। चलिए बेटा, तो हम रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस सर्विस होता क्या है। बेटा, ये वो सारी सर्विस होती है जो एक बिजनेस यूज करता है अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस। इनके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है बेटा, तो वो बिजनेस सर्विसेज जो एक बिजनेस यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए और सेल करने के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, क्या बोलते हैं उसे हम? बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विस का कुछ नेचर होता है। ठीक है बेटा, आप इसको याद रख सकते हो 5 आई से। पहला आता है जितनी भी सर्विस होती है उसे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देती आपको, ना ही आप उसे टच कर सकते हो। अगला इनकंसिस्टेंसी, जैसी सर्विस पिछली बार प्रोवाइड की गई थी जरूरी नहीं है कि इस बार भी वैसी ही सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसमें हमेशा इनकंसिस्टेंसी रहती है। इनसेपरेटिबिलिटी, आप सर्विस को उसके ऑनर से अलग नहीं करते, सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते। आप उसका इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं रख सकते। ठीक है। अगला है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। अगर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है तो सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है मेरा टाइप ऑफ सर्विसेज। पहला आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस मतलब जो किसी की भलाई के लिए की जा रही है। ठीक है ना, जो सोसाइटी को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए की जा रही है। मेनली एनजीओ है वो क्या करते हैं? सोशल सर्विस करते हैं। ठीक है। पर्सनल सर्विस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, जैसे मैं एक सैलून में गया, मुझे उसकी सर्विस अच्छी लगी बट मेरे दोस्त को नहीं लगी। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। टूरिज्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उसको बोलते हैं पर्सनल सर्विस। अगला बिजनेस सर्विस हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो अभी हम बैंकिंग को कवर करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। बेटा, बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है? एक्सेप्ट करती है क्या? डिपॉजिट। ठीक है, आपसे डिपॉजिट लेती है, कस्टमर डिपॉजिट लेती है और लोन देती है किसको? कस्टमर को, अलग अलग पर्पस के लिए। वो है हमारी बैंकिंग। ठीक है बेटा, चलिए अब टाइप ऑफ बैंक कौन सा होता है? पहला आता है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक कौन सा होता है बेटा? इसके दो काम होते हैं, मेनली दो काम होते हैं। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको देता है लोन, ऑफर करता है लोन। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए। अब जो इसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उस पर जो ये लोन इंटरेस्ट देगा वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू जो इसने लोन दिया है। लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, डिपॉजिट पे कम देता है। इसके पीछे जो डिफरेंस होता है ना, वही इसकी मेन इनकम होती है। ठीक है, और बैंकिंग को रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है बेटा, अब टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के बैंक है। ठीक है, जैसे एसबीआई, पीएनबी। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा रन किए जाते हैं। और फॉरेन बैंक कौन से होते हैं बेटा? जो बाहर के कंट्री द्वारा चलाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, इसके बाद है हमारे पास फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दो फंक्शन तो इसके प्राइमरी फंक्शंस है, एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरा लोगों को लोन देना, लैंड करना फंड को। ठीक है, ये दो काम तो होते हैं, ये दोनों काम करता है तभी वो कमर्शियल बैंक बनता है। ठीक है, इसके अलावा आज के टाइम में बहुत सारे फंक्शंस और परफॉर्म करता है आपका कमर्शियल बैंक, जैसे चेक फैसिलिटी। आप कभी भी चेक इश्यू करके अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपको। ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अपने अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। कहां से? अपने बैंक से। ठीक है, दूसरा आता है रेमिटेंस ऑफ फंड। एक जगह है दूसरी जगह फंड को ट्रांसफर करने के लिए भी आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमर्शियल बैंक को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफर, इन सब की मदद से एक जगह दूसरी जगह पे अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत कमीशन जो है वो बैंक आपसे चार्ज करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विस आज की सिनेरियो में बैंक प्रोवाइड करता है आपको, जैसे आपको लोकर फैसिलिटी देता है, आपके बिल को ऑटोमेटिकली पे कर देता है। ऐसे ही अंडर राइटिंग सर्विस देता है, आपके लिए शेयर खरीद लेगा, बेच देगा, डिबेंचर खरीद लेगा, बेच देगा, आपके प्रीमियम वगैरह को पे कर देगा, आपका डिविडेंड इकट्ठा कर लेगा। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करने लगा आज के टाइम में बैंक। तो अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक अकाउंट। कमर्शियल बैंक अकाउंट बहुत सारे तरह के होते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला आता है सेविंग अकाउंट, जहाँ पे लोग अपना पैसा जो उन्होंने सेव किया होता है वो बैंक के पास जाके डिपॉजिट कर देते हैं। उसमें उन्हें थोड़ा सा नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, इससे लोगों के अंदर सेविंग हैबिट बन जाती है। उस पैसे को जो उन्होंने डिपॉजिट करा है वो कभी भी चेक इश्यू करके या फिर विड्रॉवल स्लिप से वो निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। ठीक है, अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा, कितना विड्रॉ होगा एक बार में, इसकी लिमिट होती है। अगला है हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है मेनली बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। कुछ बैंक में 5,000 है, किसी में 10,000 है, कुछ में उससे ऊपर भी है। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है जब आप अकाउंट खोलते हो। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं होती है, जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन करते हो। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि जो बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस बैंक को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए वो अमाउंट भी आपसे चार्ज कर सकता है। ठीक है बेटा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे कुछ पैसा जमा करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है।
अगला है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट जो होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हो। उस पीरियड ऑफ टाइम से पहले आप अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। मान लो हमने 5 लाख रुपए 3 साल के लिए क्या कर दिया, एफडी करवा ली, ठीक है, तो 5 लाख रुपए जो आपके वो फिक्स हो गए बैंक के पास, अब वो 3 साल बाद ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है बाकी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला है मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। यहाँ पर सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट दोनों के बेनिफिट मिलते हैं आपको। आप बैंक को ना इंस्ट्रक्शन देते हो कि भैया इतने अमाउंट तक मेरा पैसा जो है सेविंग अकाउंट में रखो, इससे ऊपर होते ही उस अमाउंट को एफडी में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे आपको दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं, एफडी का इंटरेस्ट भी मिल जाता है और सेविंग की लिक्विडिटी भी मिल जाती है। आई बात समझ में? अच्छा, अगला जो हमारे पास फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो है लैंडिंग फंड। अब फंड को लैंड करता है, उधार देता है, ठीक है ना। कैसे कैसे देता है, अलग अलग तरीके से। पहला है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो बैंक होता है, ठीक है, अपने करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी देता है कि वो जितने उसके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। हाँ, होता ये एज ए लोन ही है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो करंट अकाउंट होल्डर है उसे एक फैसिलिटी मिल जाती है कि वो बिना किसी पेपर वर्क के एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर सकता है जितने उसके अकाउंट में उससे ज्यादा, ठीक है, क्लियर। अगला है कैश क्रेडिट। ये अवेलेबल क्रेडिट होता है, ठीक है, रेडिली अवेलेबल क्रेडिट, मतलब जो हमेशा अवेलेबल है एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कि लाख रुपए 2 लाख 2 लाख रुपए आप जब मर्जी लोन ले सकते हो हमसे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रेडिट। ये डिपेंड करता है पर्सनल रेपुटेशन पे और जो बोरोवर है उसकी असेट पे, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है बेटा आप क्या करते हो, आपके पास जब आप सेल करते हो तो उस टाइम पे आप बिल ले लेते हो, ठीक है, और वो जो बिल है वो कितने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही पे होना होता है। मान लो आपके पास एक बीआर है जो आपको 3 महीने बाद राम से लेना है, ठीक है ना, राम से पैसे रिसीव करना है 3 महीने बाद के, तो आपने उसने आपको बीआर बना के दे दिया, ठीक है, आपने मतलब बीआर इशू कर दिया। अब बीआर इशू कर दिया वो 3 महीने बाद का है, ठीक है, पर पैसे की जरूरत आपको आज ही पड़ गई, तो आप क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे और ये बीआर जो है वो बैंक को दे दोगे और बैंक आपको क्या कर देगा, पैसे दे देगा, कैश दे देगा आपको, फिर आपके अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास चार्ज करेगा इसके लिए वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्काउंटिंग चार्ज। बट बैंक ने आपको 3 महीने पहले ये पैसा दे दिया ना, थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट चार्ज करके, तो ये भी तो एक तरह का लोन है। आई बात समझ में? बाकी 3 महीने बाद बैंक जो है वो राम के पास जाएगा, उससे पैसे ले लेगा, क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास टर्म लोन। क्या होता है बेटा, टर्म लोन जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिक्योरिटी ऑफ असेट को रखकर, मतलब आपकी जो असेट है, जबकि लैंड है, कुछ भी बिल्डिंग वगैरह है आपकी, उसको आप ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हो, उसके ऊपर आपको लोन मिल जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है बेटा, जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट में, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में या ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। उसके बाद आता है कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे पर्पस के लिए। आपको टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ भी चीज खरीदना है, आज के टाइम में आपको सब पता है इजी ईएमआई पे आपको अवेलेबल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कस्टमर क्रेडिट। इसके बाद आता है बेटा कमर्शियल बैंक और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे होती है हमारे पास, उसमें से एक है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ये एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। आप बैंक के पास जाते हो, जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है उसको डिपॉजिट करते हो, बैंक को देते हो, बैंक आपको एक ड्राफ्ट बना के देता है। अच्छा हाँ, बैंक इसके लिए कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करता है, ठीक है, आपको एक ड्राफ्ट बना के दे देगा, आप उस ड्राफ्ट को क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे, मेल कर दोगे किसको, जिस भी पार्टी को आपको दूसरे स्टेट में भेजना है। उसके बाद पहुंच गया, वो अपने बैंक में जाएगा, उस ड्राफ्ट को डिपॉजिट करेगा और जो अमाउंट है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये फैसिलिटी होती है, उसको बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और अगर यही बैंक ड्राफ्ट आपको लोकल एरिया में करना है, मतलब आपको पैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, कहाँ पर, लोकल एरिया में, तो वो आप पे ऑर्डर से करते हो, मतलब वो बैंक ड्राफ्ट जो लोकली किया जाता है, ठीक है, वो होता है क्या, पे ऑर्डर। दोनों चीज सेम ही है, बस ये होता है 2 स्टेट्स के लिए और ये होता है मेनली लोकल एरिया के लिए, ठीक है, यहाँ पर कमीशन कम होता है इन कंपेरिजन टू बैंक ड्राफ्ट। अगला यार रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है बेटा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या होता है, आज के टाइम में आपको पता है फंड जो है वो फटाफट रियल टाइम में ही ट्रांसफर होता है, यहाँ से ट्रांसफर किया दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया, होता है ना ऐसा, उसको रियल टाइम के बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, फटाफट ट्रांजेक्शन होती है। और ग्रॉस सेटलमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती है 1 to 1 ट्रांसफर होती है। आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन को पहले इकट्ठा करके उसके बाद ट्रांसफर नहीं करते थे, पहले किया था, ठीक है, तो फटाफट फंड को ट्रांसफर करने के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप आरटीजीएस का यूज करते हैं हम लोग। उसका अगला है हमारे पास नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, एक कंट्री वाइड सिस्टम है जिसमें एक इंडिविजुअल फर्म या कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकती है किसी भी बैंक की ब्रांच में या किसी दूसरे बैंक में, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को, फर्म को या कंपनी को। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करने को बोलते हैं हम एनईएफटी, ठीक है। चलो, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ई बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे पास ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है हमारे पास, ये वो फैसिलिटी है जहां पर आप सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को ओवर द इंटरनेट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो बैंकिंग की, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ई बैंकिंग। अपने
मोबाइल में अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से सारी सर्विस हम कर सकते हैं आज के टाइम में। इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसकी बहुत सारे बेनिफिट है कस्टमर को 24/7 365 डेज। पहले क्या था, बैंक के टाइम के हिसाब से हमें जाना पड़ता था, बट अब क्या है, जब मर्जी बैठ के जहां मर्जी से, ठीक है, आप बैंकिंग सर्विस ले सकते हो, ठीक है, अपने घर से ऑफिस से ट्रैवल करते हुए, ठीक है। इससे आपकी ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बन गया, हमें पता है कितनी कितनी हमने ट्रांजेक्शन करी, जब मर्जी देख सकते हैं हम लोग, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। और अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार हम अपने ट्रांजेक्शन को दे सकते हैं, उससे हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग, बैंक को क्या फायदे हैं, बैंक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, बैंक कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ता है बाकियों से, अनलिमिटेड नेटवर्क मिलता है। पहले क्या था, लोकल एरिया को ही कवर कर पाता था बैंक, अब क्या है, जहां मर्जी देश में किसी भी कोने के कहीं से भी कस्टमर जो है वो बैंक से जुड़ सकते हैं। बर्डन जो था बैंक के ब्रांचेस वगैरह पे वो कम हो गया, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो गया है, ठीक है बेटा। इसके बाद है डिजिटल पेमेंट। पेमेंट करने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, कैश की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हम आजकल इंटरनेट से डिजिटली पेमेंट ही कर देते हैं। आगे बस में उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या ई पेमेंट। कौन कौन तरीके हैं बेटा इसके, पहला आता है बैंकिंग कार्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में जितना अमाउंट आपके अकाउंट में उतना ही आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में ओवर लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वहां तक आप ऑन द क्रेडिट बेसिस कर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो। अरे बात समझ में, ठीक है। रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सारे हमारे पास कार्ड होते हैं, ये सारे पिन से ऑथेंटिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। आपको पिन डालना पड़ता है, ठीक है, जो आपको कार्ड की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप ओटीपी भी यूज करते हो, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, तब जाके आप अमाउंट को आगे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यहाँ पर आप विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के, आपको क्या करना है, बस *99# डायल करना है और आप बिना इंटरनेट के बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आज के टाइम में आधार कार्ड से जो है आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक से लिंक होता है, ठीक है। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन देने के बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगला आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको पता है यूपीआई, यूपीआई क्या होता है, बिना अकाउंट इंफॉर्मेशन डाले आप अमाउंट को ट्रांसफर कर पाते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसको बोलते हैं यूपीआई। आजकल आप हम सब यूपीआई पेमेंट ही करते हैं ना। मोबाइल वॉलेट क्या होता है, आपने देखा पेटीएम का वॉलेट होता है, यहाँ पे आप अपना अमाउंट ट्रांसफर करते हो किसमें, उस वॉलेट में, उसके बाद अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए आप उसको यूज करते हो। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, आपने मशीन देखी होगी बेटा, जहां पर आप ट्रांजेक्शन करते हो, देखिए ना मशीन, ठीक है। आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, वहां पे एक छोटी सी मशीन होती है, कार्ड लगाते हो, ठीक है, और पिन डालते हो तो ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। इंटरनेट बैंकिंग, आप आज के टाइम में वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, अपने बैंक की, और वहां से आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो, सारी सारी ट्रांजेक्शन कर पाते हो, ठीक है, पेमेंट कर पाते हो। आप उसमें एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, ठीक है, जो मर्जी करो। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग, आप अपने मोबाइल पे भी अपनी बैंकिंग फैसिलिटी लेते हो। आजकल क्या होता है, हर एक बैंक का एक ऐप होता है, उस ऐप को खोल के आप सारी ट्रांजेक्शन वहां पर कर सकते हो। अगला भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप जो है हमारा इंडिया का खुद का ऐप है, इंडिया का यूपीआई ऐप है, जो हमने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। यहाँ पे आप वही यूपीआई बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो दो अलग अलग पार्टीज के बीच में। अब आता है बेटा अदर टाइप ऑफ बैंक्स, और भी तरह के हमारे बैंक है। इसमें पहला आता है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन ओनरशिप होती है कुछ लोगों की, जो पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको लोन की जरूरत पड़ती है उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मेंबर के बेनिफिट के लिए बनाया गया जो बैंक होता है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसको गवर्न करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से, ठीक है बेटा। अगला स्पेशलाइज्ड बैंक, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, जैसे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, वहां पर इस बैंक को बनाया इसलिए गया जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज को इजिली, मतलब जो फॉरेन करेंसीज है उनको इजिली एक्सचेंज किया जा सके। आई बात समझ में। ऐसे इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इसके बाद है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है बेटे, अपेक्स बैंक होता है, ठीक है ना। ये सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है एक कंट्री में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उन सबको, मतलब जितने भी बैंक है उनके ऊपर एक बैंक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, जो उनको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। हमारे इंडिया का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा ये वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मैंने जब तक कोई भी रिवीजन वीडियो 10-12 मिनट से ऊपर की हो, फिर रिवीजन में क्या फायदा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में को बताओ, और अगले पार्ट में चैप्टर को कवर कर देंगे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।